समारा कॉलेज की सबसे अट्रैक्टिव लड़की थी और हर कोई उससे बात करना चाहता था और दोस्ती बढ़ाना चाहता था। लेकिन पूरा कॉलेज इस बात को अच्छे से जानता था कि समारा पूरी तरीके से अमित पर फिदा है। एक दिन फाइनली समारा अपने दिल की बात अमित को बताते हुए ये डिसाइड करती है और एक कॉपी के अंदर एक नोट लिखकर अमित को देते हुए कहती है, अमित सुनो, तुमको फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे ना, ये लो। वो सो स्वीट समारा, थैंक्स। समारा अमित को नोट्स देकर चली जाती है, जिसके बाद अमित समारा के नोट्स लेकर कैंटीन में रखकर भूल जाता है कि तभी कार्तिकेय वहाँ पर आ जाता है और समारा के नोट्स उठा लेता है और खुद से बोलता है, ये तो समारा के नोट्स है, ये यहाँ क्यों पड़े हैं? लगता है समारा इन्हें ले जाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं कल कॉलेज में दे दूंगा वापस। कार्तिकेय नोट्स लेकर अपने घर पर चला जाता है और रात को जब उसे खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी मिलती है जिस पर समारा ने लिखा होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माना ये बात मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो कल शाम मुझे 5 बजे कॉलेज के कैंटीन में मिलना। तुम्हारी समारा। कार्तिकेय समारा की चिट्ठी को अपने पर्स में रख लेता है और समारा के नोट्स लेकर अगले दिन शाम को कैंटीन में जाकर उससे मिलने का इंतजार करने लगता है। तभी कार्तिकेय के पास अमित आता है और समारा के नोट्स देखकर कार्तिकेय से कहता है, ओ ड्यूड, ये नोट्स तुम्हारे पास थे? थैंक्स यार, मैं ये कल कैंटीन में भूल गया था। अमित नोट्स लेकर कैंटीन में ही बैठ जाता है और कार्तिकेय ये समझ जाता है कि समारा असल में उसे नहीं बल्कि अमित से प्यार करती है, जिसके बाद ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। तभी समारा वहाँ पर आती है और अमित के पास अपने नोट्स देखती है, जिसके बाद वो उससे जाकर बोलती है, आई नो, मुझे पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या बात कर रही हो समारा? नोट्स देने तक तो ठीक है, पर तुम मुझे अपना दिल क्यों दे रही हो? ओ हेलो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैंने तुमको चिट्ठी लिखी थी कि इफ यू लव मी तो तुम मुझे यहाँ मिलोगे। कौन सी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। अगर पहले पता होता तुम नोट्स के बहाने मेरे से चेप हो जाओगी तो मैं कभी तुमसे नोट्स नहीं मांगता। अमित ये बोलकर चला जाता है और पूरे कॉलेज के सामने समारा का तमाशा बन जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कार्तिक भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो समारा के पीछे जाकर उससे कहता है, समारा, अगर वो तुमको नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं ना, तुमको कोई और अच्छा सा मिल जाएगा। तुम क्यों परेशान होती हो? शमारा को कोई और नहीं बल्कि अमित ही चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमको वही चाहिए तो ठीक है, जो मैं बोलता हूँ ना तुम वही करती जाना, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और मेरा प्लान ये है कि अब से तुम मुझसे प्यार करोगी और अमित को इग्नोर करोगी, और जितना कर सकते हो इग्नोर, उससे ज्यादा इग्नोर करोगी। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं पागल नहीं हूँ, तुम मेरी बात सुनो। देखो, एक लड़का होता है ना, वो उस लड़की को ही पसंद करता है जो लड़की उसमें इंटरेस्ट ना रखे। अगर तुम अमित में इंटरेस्ट ना रखो तो अमित तुम्हें प्यार करेगा, पसंद करेगा। लेकिन अगर तुम अमित में इंटरेस्ट रखोगी तो वो तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहेगा और ना ही तुमसे प्यार करेगा। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसा वैसा करो, तुम्हारी लाइफ में सब सही हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं वही कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अभी भी वक्त है, सोच लो। अगर वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारी शादी उससे हो गई, उसके बाद कुछ हुआ तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है कार्तिकेय, मैं तुम्हारी बात मानकर उसे इग्नोर करूंगी, लेकिन मुझे बस वो ही चाहिए। समारा अगले दिन कॉलेज आती है और बस कार्तिकेय के साथ ही समय बिताती है, जिसके बाद वो अमित को देखना भी बंद कर देती है। समय बीतता है और अमित भी ये नोटिस करने लगता है कि समारा ना उसे देखती है और ना ही उससे बात करती है, जिसके बाद अमित अपने मन में ये सोचता है, क्या बात है यार, जब से समारा को मना किया है ना वो मेरे पीछे आती है ना मुझे फॉलो करती है। चल यार, मैं ही पूछ लेता हूँ उसे। अमित समारा के पास जाता है और उससे कहता है, समारा, क्या हो गया तुमको? क्यों अमित, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आजकल तुम मुझे देखती नहीं हो। I mean, मुझसे बात ही नहीं करती। ओ, लगता है कार्तिकेय की बात सच निकली, इसे तो फर्क पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने मुझे मना किया है तो मैं कार्तिकेय को डेट करने लगी। आखिर इस कॉलेज में तुम इकलौते हैंडसम लड़के थोड़ी ना हो। इतना कहकर समारा चली जाती है और अमित समझ जाता है कि अब समारा उसे नहीं मिलने वाली, जिस कारण वो समारा को पाने की बहुत कोशिश करता है। तो वहीं समारा कार्तिकेय के साथ घंटों बातें करने लगती और एक दिन कार्तिकेय समारा से कहता है, समारा, मेरी बात सुनो। 2 दिन बाद कॉलेज में वैलेंटाइन का फंक्शन होने वाला है, तो तुम मुझसे ना ब्रेकअप करने का नाटक करना, और देखना अमित खुद तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा कि चलो तुम मेरे साथ डेट पे चलो, और तुम उसे हाँ कर देना और चली जाना उसके साथ।
अच्छा जी, अगर उसने मुझसे पूछा नहीं तो? अरे तुम भी ना यार, कैसी बातें करती हो, थोड़ा तो अच्छा सोचा करो। एक काम करो, तुम मेरा ये बटुआ रखो, इसमें जितने पैसे है ना वो तुम्हारे। अगर उसने हाँ कर दिया तो तुम वापस कर देना, अगर ना करे तो फिर मत देना, फिर ये सारे पैसे तुम्हारे। और अगर उसने पूछा तो मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे तो बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देखना तुम्हें हंसते हुए। तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। इतना कहकर कार्तिकेय अपना वॉलेट समारा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है और समारा कार्तिकेय के वॉलेट को अपने पर्स में रख लेती है। कार्तिकेय के प्लान के अनुसार अगले दिन समारा कार्तिकेय से ब्रेकअप का नाटक करती है और रोते हुए कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद अमित वहाँ पर आता है और उससे कहता है, समारा, रोना बंद करो। वो तुम्हारे लायक नहीं था। तुम कहाँ, वो कहाँ। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइन फंक्शन में चलोगी, मेरी डेट बनकर? समारा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अमित को हाँ कर देती है। जिसके बाद वो भागकर कार्तिकेय के पास जाती है और उसे गले लगा के कहती है, तुम सही थे, आज अमित खुद मेरे पास आया और उसने मुझे डेट के लिए पूछा। मैं तो बहुत खुश हूँ। कार्तिकेय समारा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन समारा को कार्तिकेय की ये खामोशी परेशान कर देती है, जिसकी वजह से वो उससे रोक कर बोलती है, अरे कार्तिकेय, कुछ तो बोलो, कहाँ जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा ना, अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा अमित आ गया है, अब मेरी क्या जरूरत है। वैसे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, जब भी तुम्हें जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। और अभी मुझे जाना होगा, ठीक है? कार्तिकेय ये कहकर चला जाता है और तभी समारा को याद आता है कि कार्तिकेय का पर्स उसके पास रह गया है। समारा पर्स को खोलती है और उसे अपनी लिखी हुई चिट्ठी वहाँ पर मिलती है जो उसने अमित के लिए लिखी थी। जिसके बाद उसे ध्यान आता है कि कैंटीन में कार्तिकेय भी बैठा था। वो समझ जाती है कि वो भी उसे चाहता है। तभी समारा भी अपने घर पर आ जाती है और कार्तिकेय को कॉल करके उससे कहती है, देखो कार्तिकेय, तुमको मेरी कसम है, तुमको फंक्शन में आना ही होगा और किसी के नहीं तो मेरे लिए सिर्फ। अगले दिन फंक्शन में समारा बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आ जाती है और सारा कॉलेज उसे देखता ही रह जाता है। जैसे ही अमित उसके पास आता है, वो उसके हाथों में हाथ डालकर डांस करने लगता। जिसके बाद समारा की नजर कोने में खड़े हुए कार्तिकेय पर पड़ती है और समारा अमित को उसके पास ले जाकर कहती है, अगर दिल से ना हो ना तो प्यार जिद है, और दिल से हो तो प्यार इश्क वाला लव है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि मेरा मेरे बीएफ से पैचअप हो गया है। इतना कहकर समारा अमित से हाथ छुड़वा के कार्तिकेय के हाथों में हाथ डाल देती है और कार्तिकेय से कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे डेट करो और आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारा साथ पूरी जिंदगी दूंगा। ये सुनकर कार्तिकेय खुशी से फूला नहीं समाता और समारा को गले लगा लेता है। जिसके बाद दोनों रोमांटिक डांस करते हैं और सारी शाम साथ बिताते हैं। कुंती अपनी बेटी पंकज के साथ रहा करती थी। पंकज को हाना नाम की एक जापानीज लड़की से प्यार था, जिसे वो सोशल मीडिया पर मिला। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने बेटी को कहती है, पंकज बेटा, मुझसे अब घर का काम नहीं होता, अब तू बहू लेकर आ जा। पता नहीं कब बूढ़ी हड्डियां जवाब दे जाए, उससे पहले तू बहू ले आ बेटा। माँ ये क्या कह रही हो? शादी, वो भी मेरी, वो भी इतनी जल्दी? अरे माँ, अभी मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकता माँ। अच्छा, तेरे खेलने कूदने की उम्र है और मेरी उम्र का क्या? तू क्या चाहता है, मेरी बूढ़ी हड्डी टूट जाए और मैं मर जाऊं? वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, बूढ़ी माँ को ऐसे काम करवाएगा? अरे माँ, आप तो इमोशनल हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप चाहती हो मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे और कितना वक्त चाहिए? मेरे मरने के बाद शादी करेगा क्या? हाय राम, क्या किस्मत है मेरी। माँ, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? हद होती है एक्टिंग की भी। और वैसे इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर कैसे रही हो आप? अरे आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी ओवर एक्टिंग के लिए। अरे माँ बस करो, वक्त चाहिए मुझे। अच्छा, अब तुझे मेरा दुख एक्टिंग लगता है? वाह बेटा वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ऐसा सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई। कुंती पंकज की शादी के पीछे पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पंकज अपनी गर्लफ्रेंड हाना को अपने घर की प्रॉब्लम्स बताता है, जिसे सुनकर हाना जापान से इंडिया आ जाती है और पंकज से मिलती है। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जब पंकज हाना को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है तो कुंती उन दोनों को देखकर बोलती है, ये कौन है पंकज? इसे कहाँ से उठाकर ले आया? हे भगवान, किस चाइनीज को घर पर उठाकर ले आया? सांप कॉकरोच पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग।
अरे माँ, ये चाइनीज नहीं जैपनीज है। और हाँ, इसे हिंदी बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने इसे थोड़ी बहुत सिखाई है, लेकिन बाकी इसने खुद सीखा है। नमस्ते माता जी, कैसे हो आप? मेरा नाम हना है। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं नहीं जी सकती। कौन मटा? क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंकज, तेरी जापानी गुड़िया क्या बोल रही है? माँ, हाना आपको माता जी कह रही है। इसको ना माता बोलने में ना थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तू मुझे माँ बोला कर, माता जी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी माता जी थोड़ा बूढ़े वाला लगता है और मैं अभी जवान हूँ। क्या कहा माँ? आप जवान हो? कुछ देर पहले मुझे कोई बुढ़ापे का वास्ता दे रहा था, शायद कोई पड़ोसन होगी। हाँ, क्या कह रहा था? ये बूढ़ी हड्डी जवाब दे गई। मुझे पता था, सब एक्टिंग है। अच्छी एक्टिंग की थी ना मैंने, तभी तो आज जापानी गुड़िया तेरे साथ है, वरना पता नहीं कब मिलना होता तुम दोनों का, और शादी भी पता नहीं कब होती। कुंती अपने बहू और बेटे के प्यार को मान लेती है और सभी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू चाय पी रही थी, तभी वहाँ कमला आती है, जो कि उनकी पड़ोसन थी। क्या बात है जापानी बहू, अपने हिंदुस्तानी सास के साथ बैठकर चाय पी रही है? वैसे कुंती तुम्हारी जापानीज बहू को हिंदी समझ आती है या नहीं? तुझे क्या लगता है मेरी बहू को आती होगी या नहीं? खुद जापानीज में पूछ ले। अगर तुझे जापानीज आती होगी तो जा बहू, कमला के लिए भी चाय लेकर आ जा। ठीक है माँ जी, और पकोड़े भी लेकर आऊँ, जो मेरा और आपका फेवरेट है। नहीं बहू, नहीं, अभी पकोड़े की जरूरत नहीं है, अभी बस चाय लेकर आ जा। कुंती एक बात बता, तेरी मेरी दुश्मनी चल रही है क्या? जब तेरी बहू चाय के साथ पकोड़े लाने को बोल रही थी, तो तूने मेरे मुंह पर मना क्यों कर दिया? ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुझसे? तू नहीं समझेगी। वो क्या है ना, मेरी बहू को पकोड़े बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर तू जले हुए पकोड़े खाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया बहू को। तू कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, इतने सालों के बाद भी तू नहीं बदली, आज भी कितनी परवाह करती है मेरी। कमला और कुंती बातें करते हुए चाय का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं हाना रसोई में छिपकली पकोड़े बनाकर खा रही थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पंकज और कुंती बात कर रहे थे, तभी वहाँ हाना चाय और छिपकली वाले पकोड़े लेकर आती है। तभी पंकज कहता है, मम्मी, ये हाना, ये क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? अबे हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हें? अबे ये क्या लेकर आ गई हो? अरे छिपकली कौन खाता है यार? अरे ये बहुत गंदी और घटिया चीज होती है, इसे खाया नहीं जाता है। अरे यार, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से शादी करेगा तो यही सब खाना पड़ेगा। मुझे पहले से ही पता था, बिना जानकारी के किसी से भी शादी कर ली तूने। अरे माँ, मुझे कैसे पता होता कि हाना ये सब खाती है? मैं थोड़ी खाता हूँ यार इसके साथ में बैठ के, जो मुझे पता होगा ये क्या खाती है। और हाना प्लीज ये सब ना यहाँ मत बनाना और लाना भी मत। अगली बार लाई ना, मैं पक्का फेंक दूंगा, कह दे रहा हूँ। लिसन टू मी, आप दोनों सब कुछ खुद सोच लेते हो, दूसरों को भी बात सुन लो। दूसरों की भी बात सुनना वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं है क्या? क्या सुनूं तेरी बात को? ये सब चीज लाकर देगी खाने को, और तू चाहती है हम ये तेरे जैसे चाय के साथ छिपकली खाए? हाय हाय, मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज मेरा बात सुनो, मेरा एक बात भी नहीं सुनेगा तो मैं कैसे आप दोनों को बताएगा? जैसा आप सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज पंकज, लिसन टू मी। ओके, बोलो क्या बोलना चाहती हो, लेकिन हाँ पहले इस ना छिपकली को हटाओ यहाँ से यार। इसको देख के ना मुझे घिन आ रही है, अजीब सा लग रहा है अंदर से। और पहले हटाओ इससे, उसके बाद सुनूंगा तुम्हारी बात। पंकज, ये छिपकली नहीं है, मैं उसका जैसा पकोड़ा बनाया है। बस मुझे भी छिपकली खाना पसंद नहीं है, बस कल को छिपकली किचन में देखा तो वैसा पकोड़ा बनाने का मन किया और मैं इसे खाने के लिए लेकर आ गई बस। पंकज और कुंती हाना की बात पर अभी भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए हाना वो छिपकली को तोड़ कर दिखाती है। तब जाकर सभी को चाय के साथ छिपकली खाने में मजा आता है। लेकिन हाना चाय में छिपकली डालकर पीती है। ये देखकर कांता कहती है, कोई अगर अभी हाना को देखेगा तो क्या कहेगा पता है पंकज? देखो, चाय में छिपकली डालकर पीने वाली जापानीज बहू। हाँ माँ, ये देखकर तो कोई भी कहेगा, इसलिए हाना तुम ना चाय में छिपकली मत डाला करो, पकोड़े बना के खाओ। बट मुझे ऐसे ही टेस्टी लग रहा है, मुझे ऐसे ही खाना है पंकज, प्लीज। हाँ खा ले, जैसे मर्जी वैसे छिपकली खा, चाय में डालकर खा, ये कैसे भी खा,
तेरी मर्जी। और हाँ, अगली बार जब हमारे घर कमला आए तो उसे ऐसे ही पकोड़े बनाकर खिला देना। उस दिन बहुत कुछ बोल रही थी वो। अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको कमला चाची से? वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है, आप हो उसके पीछे पड़ी रहती हो, क्यों? मेरी दोस्त है, इसीलिए मैं उससे मजाक कर सकती हूँ। तुम लोगों का कोई हक नहीं है हम दोनों दोस्तों के बीच में कुछ बोलने का। जा बहू, तू अपना छिपकली बनाना शुरू कर दे, मैं अभी कमला को बुला कर लाती हूँ। कुंती और हाना कमला को छिपकली के पकोड़े खिलाने का प्लान बना रहे थे। उसी वक्त कुंती के घर कमला आती है और कहती है, क्या बात है? क्या बनाने की बात हो रही है? और मेरी क्या बात हो रही थी जो मेरे आते ही सब चुप हो गए? कुछ नहीं, तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। और बता, चाय के साथ पकोड़े खाएगी ना? हाँ, खिलाएगी तो खाऊंगी, लेकिन तूने तो कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि तेरी बहू को पकोड़े बनाने नहीं आते, तो अब सीख गई क्या पकोड़े बनाने? हाँ, अब तो बहू टेस्टी पकोड़े बनाती है, बस तू एक बार खा कर देख। आगे तुझे ये पकोड़े याद न रहे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्या खिलाने वाली है तेरी बहू जिसे खाकर मैं कभी भूलने नहीं वाली हूँ? मुझे अब तो शक होने लगा है, पर मुझे सच सच बता, क्या खिलाने वाली है तेरी बहू? सांप और ऑक्टोपस तो नहीं खिलाने वाली ना? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, बस पकोड़े ही होंगे और तू खा कर देख। बस बहू, कमला के लिए चाय और पकोड़े लेकर आओ। कमिंग मॉम। जैसे ही हाना चाय और छिपकली लेकर आती है, उसे देखकर कमला उछलकर सोफे पर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर कुंती, हाना और पंकज सभी हंसते हैं और उसे छिपकली का सच बताते हैं। पिया मुंबई शहर में अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। पिया को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन पिया के घर उसके कुछ दोस्त मिलने आते हैं और गिफ्ट में रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ लेकर आए थे। उस गिफ्ट को देखकर पिया गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? मैंने 1000 बार कहा था कि मेरे घर तुम सब जब भी आया करो तो खाली हाथ आया करो। मुझे पसंद नहीं है ये गिफ्ट्स वगैरह, फिर भी तुम सब वही करते हो। पहले देख तो ले हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। खाम खा पर चिल्लाई जा रही है हम पे। हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। वैसे भी तुझे हमारा लाया हुआ तोहफा पसंद जरूर आएगा। नहीं, तुम लोगों को ये लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सब गिफ्ट रिटर्न लेकर जाओ। पहले गिफ्ट तो खोल कर देख लो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं और कैसा गिफ्ट लेकर आए हैं। देखती तो हो नहीं, पहले ही बोलने लगती हो। अब पहले शांत हो जाओ और फिर देख लो। अरे वाह, तुम सबको याद है कि मुझे क्या पसंद है। यार, मेरा कब से मन कर रहा था कि मोमबत्ती लेने का। थैंक यू यार, तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। अब बोल, रिटर्न करेगी अपना गिफ्ट? तुझे मोमबत्तियाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए हम लेकर आए। और सुन, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इसलिए खाना मत इस मोमबत्ती को। ये बात तो बहुत अच्छी कही तूने। पता है, ये मोमबत्ती देखकर सच में खाने का मन कर रहा है। हाय, क्या खुशबू है। आहा, मोहित कर दिया इस खुशबू ने मुझे। पागल, अगर किसी ने गलती से देख लिया तो तेरा नाम चर्चे में आ जाएगा, मोमबत्ती खाने वाली के नाम से। देख लेना। राजू की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। सभी बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच पिया की माँ सुनीता वहाँ सभी के लिए खाना लेकर आती है और मोमबत्ती देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है। इस मोमबत्ती से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे किसी को सम्मोहित कर देगा। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आपको भी अच्छी लगी क्या आंटी इसकी खुशबू? पता है आंटी, ये प्रिया कह रही थी कि इतनी अच्छी सुगंध है कि लगता है खा ही जाऊं। छी छी, अब ये सब खाएगी तू? अरे, ये मोमबत्ती कौन खाता है? अरे माँ, मैंने तो सिर्फ बोला था, सच में थोड़ी ना खाने वाली हूँ। आपने कभी मुझे देखा है मोमबत्ती खाते हुए? जरा आप खुद भी सोच लीजिए, कहाँ आप इनकी बातों में आ रही हो। क्या पता तो सच में मोमबत्ती खाने लगे, इसलिए पहले ही सावधान कर देती हूँ। देख पिया, अगर मोमबत्ती खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, समझी? सुनीता अपनी बेटी पिया को समझाती है और उनसे बैठकर बातें करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक शाम जब पिया घर आकर देखती है, घर में पूरा अंधेरा हो रखा था। तभी पिया अपनी माँ सुनीता को पुकारते हुए कहती है, माँ, माँ, कहाँ हूँ आप? अरे, ये घर में इतना अंधेरा क्यों रखा है माँ आपने? मैं यही हूँ। अभी घर की लाइट गई है, इसीलिए मोमबत्ती जलाकर लेकर आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे ये बता, वो वाली मोमबत्ती नहीं मिली जो तेरे दोस्तों ने तुझे तोहफे में दी थी? माँ, वो मोमबत्तियाँ कवर्ड में रखी हुई हैं। आपने वहाँ ढूंढा नहीं क्या? चलिए मैं निकाल कर देती हूँ, वो मोमबत्ती वहीं पर है। मैंने हर जगह देख लिया,
लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये मोमबत्ती जला ली। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। आप यहीं बैठिए, मैं ढूंढ कर ले आती हूँ मोमबत्ती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिली आपको वो मोमबत्ती। अब रहने दे, कल देख लेना, ठीक है? और वैसे भी तुझे वो मोमबत्ती खानी थी। तुझे याद है ना, तूने अपने दोस्तों से कहा था कि तुझे वो मोमबत्ती खाने का मन कर रहा है। अरे कहीं तो वो सारी मोमबत्तियाँ सच में खा तो नहीं गई? ये आप भी ना कैसी बेतुकी की बातें कर रही हैं। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो अब मोमबत्ती खाऊंगी? उन लोगों के साथ मैंने तो बस मजाक किया था, आपने तो उस मजाक को सीरियस ही ले लिया। हद है। अच्छा, अब क्या पता सच भी हो। वैसे एक बात बता दूं, आज भी तुम मेरे लिए छोटी बच्ची है, समझी? दोनों माँ बेटी अंधेरे में बात कर रही होती हैं। तभी कुछ देर में लाइट भी आ जाती है। दोनों माँ बेटी चैन की सांस लेती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, चलते हैं, कुछ देर के लिए बाजार चलेगी क्या? वो क्या है ना, मुझे कुछ मोमबत्तियों को खरीद कर लाना था और अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा। एक साथी होता है तो बाजार जाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये बताओ, चलोगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ अच्छी अच्छी मोमबत्तियाँ लेनी है। मेरे घर पर कुछ दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ खो जाती है। उस मोमबत्ती के पैर लग गए या उसे कोई खा गया। अरे क्या बकवास कर रही हो? कैसे कहीं भी चला जाएगा? देखो, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, या किसी ने उठाकर शायद कहीं और रख दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है, शायद पिया ने कहीं और रख दी हो और उसे याद ना हो। एक बार घर में अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर भी आज 1 या 2 मोमबत्ती खरीद ही लेती हूँ। हाँ हाँ, अब चले बाजार, बहुत सारी चीजें लेकर आनी है और घर भी तो वापस आना है समय से। विमला और सुनीता दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। सुनीता ने बहुत सारी मोमबत्तियाँ ले ली थी और अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वो सभी घर की तरफ चलते हैं। तभी पिया सुनीता से कहती है, माँ, मैंने वो मोमबत्ती बहुत ढूंढी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आपको मिली थी वही मोमबत्ती जो मेरे दोस्तों ने मुझे दी थी? तूने कहाँ रखा था मुझे खुद नहीं मालूम, तो मुझसे पूछने क्या आ रही है? लेकिन माँ, मैंने वो मोमबत्ती कवर्ड में रखी थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं ये सोच रही हूँ आखिर वो मोमबत्ती गई तो गई कहाँ? ऐसे गुम हो गई कि ऐसे दोबारा मिल ही नहीं रही है। छोड़, अब जाने दे। और देख, मैं वैसे ही मोमबत्ती लेकर आई हूँ, सोचा तुझे पसंद आ जाए, इसीलिए देख और बता कैसी है ये मोमबत्ती। वाह माँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही मोमबत्ती है, वैसी ही खुशबू, वही इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। बहुत खूबसूरत है सच में। सुंदर और खुशबू वाला था, तभी तो मैं यही मोमबत्ती ले आई। अब मैं इसको ऐसी जगह संभाल कर रखूंगी कि तू इस मोमबत्ती को कभी खा ही नहीं पाएगी। सुनीता अपनी बेटी पिया के हाथों से वो मोमबत्ती ले लेती है और उस मोमबत्ती को उठाकर अपने कमरे के कबर्ड में रख देती है। ऐसे ही एक दिन माँ बेटी में प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। तभी अचानक सुनीता के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और पिया अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ आपको? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब मैं मर जाऊंगी। पिया मुझे बचा ले। लेकिन माँ, आपको अचानक से क्या हुआ है? अभी विमला चाची को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठिए। नहीं पिया, मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, कुछ कर पिया। पिया विमला को बुलाकर ले जाती है और जैसे तैसे करके अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचती है। अस्पताल पहुँचने के बाद डॉक्टर सुनीता का चेकअप करते हैं और डॉक्टर को जो पता लगता है वो पिया को बताता है, जिसे सुनकर पिया दंग रह जाती है। जैसे सुनीता को होश आता है तो पिया उससे कहती है, माँ, मुझे तो बहुत कुछ कह रही थी मेरे दोस्तों के सामने, छी छी ये सब कौन खाता है, और आप खुद ये सब खाती हो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप मोमबत्ती खाती हो। माँ, कुछ तो दिमाग लगाती आप। मुझे मना करती थी आप और खुद खाया करती थी मोमबत्ती। हाँ बेटा, मैंने अपनी इस आदत को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी छूट नहीं पाई। सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मोमबत्ती खाना, वो भी इतनी महंगी महंगी वाली। आपको पता भी है इस मोमबत्ती में कितनी तरह के केमिकल्स होते हैं? सारे केमिकल्स आपके पेट में जमा होकर जहर का काम कर रहे हैं। अब अगर आपने जरा भी मोमबत्ती खाई ना तो आपकी जान भी जा सकती है। पिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी मोमबत्ती नहीं खाऊंगी। अगर कभी मैंने ऐसा किया, तुम्हारी कसम तोड़नी चाहिए तो जो सजा दो मुझे मंजूर है।
माँ, अब आपके पेट का ऑपरेशन होना बाकी है ताकि जितने भी मोमबत्ती आपके पेट में जमा हो रखी है उसे निकाल सके। पिया के समझाने के बाद भी सुनीता नहीं समझती और अस्पताल से ठीक होकर आती है तो फिर से मोमबत्ती खाना शुरू कर देती है। सुनीता की इस आदत से पिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ की मोमबत्ती खाने वाली आदत को छुड़वाने के लिए खुद मोमबत्ती खाकर बीमार हो जाती है। उसे देखकर सुनीता बदलने की कोशिश करती है। दिव्या अपनी भतीजे देव को पढ़ा रही होती है। देव, अच्छे से पढ़ाई कर लो वरना तुम्हें पता है ना मैं बहुत मारती हूँ। बुआ, मुझे टेबल याद नहीं हो रही है। कैसे नहीं याद हो रही है? मैंने तुम्हें बताया ना कि याद कैसे करते हैं। कॉपी में लिख लिख कर याद करो, फिर देखती हूँ मैं भी कैसे याद नहीं होगा। बुआ, मेरी पेंसिल की नोक टूट गई और मेरा ना शार्पनर भी खो गया। दिखाओ अपनी पेंसिल। देव अपनी पेंसिल दिव्या को दे देता है और दिव्या उसे छीलने लगती है, लेकिन दिव्या पेंसिल छील कर उसकी नोक को खाए जा रही थी। जब देव की पेंसिल काफी छोटी हो जाती है तो देव रोने लगता है। देव की रोने की आवाज सुनकर वहाँ दिव्या की भाभी प्रेमा आती है। अरे क्या हुआ देव बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मम्मी, बुआ ना मेरी पेंसिल खा गई। उन्होंने मुझसे पेंसिल छीलने के लिए मांगी और धीरे धीरे मेरी पूरी पेंसिल खा गई। दिव्या, तुम पेंसिल खाती हो? नहीं भाभी, मैं और पेंसिल खाऊंगी। आप भी क्या देव की बातों में आ रही हो? ये तो बच्चा है, इसे कुछ कहाँ ही पता होगा। नहीं मम्मी, बुआ झूठ कह रही है। इन्होंने मेरी पेंसिल खाई है, मैंने खुद देखा है। भाभी, देव की पेंसिल ना बहुत कच्ची थी। मैं जितनी बार भी छील रही थी ना उतनी बार टूटती जा रही थी और पेंसिल छोटी हो गई तो देव को लगा कि मैं पेंसिल खा रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब क्या मैं बच्चों की तरह रबड़ पेंसिल खाया करूँगी? बुआ, आप झूठ बोल रही हो। मैंने आपको देखा है, आप मेरी पेंसिल खा रही थी। भाभी, इसे एक टेबल तो याद हो नहीं रहा है। 2 दिन हो गए हैं और अब एक टेबल याद नहीं हुआ। अब पिटाई का नंबर आ गया तो बहाना बनाकर रोने लगा है। देव, चल टेबल याद कर। मुझे नई पेंसिल चाहिए, मतलब नई पेंसिल चाहिए। देव बेटा, बुआ क्यों तुम्हारी पेंसिल खाएंगी? और तुम तो बिग बॉय हो ना, और बिग बॉय तो रोती नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, अब बुआ ने तुम्हें टेबल याद करने को कहा था ना। चलो अब जल्दी से टेबल याद करके बुआ को सुनाओ। और तुम टेबल अच्छे से याद करके सुनाओगे ना तो बुआ तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाएंगी। प्रेमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दिव्या अपने भतीजे को सारी पेंसिल खाकर पढ़ाने लगती है। दिव्या ऐसे ही किया करती थी। देव को पढ़ाने के बहाने से उसकी सारी पेंसिल खा जाया करती थी और कभी कभी तो इसका सारा इल्जाम अपने भतीजे पर ही डाल देती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही पेंसिल खाना बहुत पसंद था। कुछ दिनों बाद दिव्या रसोई में खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा लगाकर अपने बैग से स्लेटी और पेंसिल खाने लगती है। आय हाय, जो मजा ये पेंसिल और स्लेटी खाने में है ना, वो तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर इतनी अच्छी जो है ये, काश कोई पेंसिल और स्लेटी का घर होता तो मैं उस घर को ही खा जाती। दिव्या पेंसिल बड़े ही मजे से खा रही होती है, तभी दिव्या की भाभी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती है। दिव्या बहुत घबरा जाती है और जल्दी से पेंसिल स्लेटी को छुपाने लग जाती है। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा हुआ है। मुंह पे क्या लगा हुआ है? कुछ भी तो नहीं लगा भाभी। अरे लगा हुआ है, कहीं कहीं सफेद और कहीं कहीं काला। कुछ खा रही थी क्या तुम? नहीं भाभी, मैं तो खाना ही लाई हूँ और वही खा रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन खाना तो अब तक वैसे ही पड़ा है जैसे तुम लेकर गई थी रसोई से। अब तक खाना शुरू भी नहीं किया क्या तुमने? वो भाभी, मैं खाने ही जा रही थी, लेकिन उतनी देर में आप भी आ गई तो मैं खाना नहीं खा पाई। वैसे भाभी, आप अचानक से मेरे कमरे में कैसे? कुछ काम था क्या आपको? मैं तो बस तुम्हें बुलाने आई थी, और हम सब जब साथ में खाना खा रहे थे तो तुम अकेले क्यों खा रही हो? चलो ना बाहर, हमारे साथ खाओ तुम भी। नहीं भाभी, आप जाओ, सबके साथ खा लो। मेरा मन नहीं है आज सबके साथ खाने का। आज मैं अपने कमरे में अकेले ही खाना खाना चाहती हूँ। अरे मेरी ननद दिव्या को अचानक से क्या हो गया? पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक से अलग अलग बर्ताव क्यों कर रही है? और मैंने तो खाते हुए भी देखा था दिव्या को, लेकिन अब मना क्यों कर रही है? पता नहीं ऐसा भी क्या खा रही थी जो मुझे नहीं दिखा सकती। प्रेमा को अब अपनी ननद पर शक होने लगता है, इसलिए अब प्रेमा दिव्या पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दिव्या देव को पढ़ाने के लिए बैठी होती है कि तभी प्रेमा वहाँ चावल साफ करने के लिए बैठ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो बहुत काम होंगे ना, तो आप काम कर लो।
अरे नहीं, सारा काम तो हो ही गया है, बस ये चावल साफ करने हैं। तुम अपना देव को पढ़ा लो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम आराम से पढ़ाओ देव को। भाभी डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ रहोगी तो देव का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हाँ, यही तो देखना है मुझे भी कि इसका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं। भाभी वो देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, तो आप आराम से अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सो जाओ। आप भी तो दिन भर काम कर कर थक जाती हो ना। कहाँ दिव्या, थकान तो होती ही नहीं है। अब तो मेरा शरीर को भी पता है कि उसको इतना काम करना ही है, तो खुद ही थकता नहीं है। अच्छा दिव्या, तू अब पढ़ाना शुरू कर दे, वरना तुझे लगेगा कि मैं पढ़ाने नहीं दे रही हूँ तुझे देव को। प्रेमा बार बार दिव्या पर नजर रखने लगती है और ये सब दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो अपनी भाभी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या पेंसिल खा रही होती है, तभी दिव्या की माँ सरला वहाँ आती है। तू फिर से ये पेंसिल खाने लगी? अरे तेरी ये आदत कब जाएगी? माँ थोड़ी सी खाई थी और आज मुझे दिख गई पेंसिल, वरना आपको तो पता ही है मैं पेंसिल नहीं खाती हूँ। ये पेंसिल वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं लगती है। तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही ये गंदगी खाती आ रही है। तुझे एक बार में कुछ समझ में आया है कि आज ही आएगा? अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ भी सबको खाने के बदले ये पेंसिल ही खिलाएगी क्या? सरला दिव्या पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। दोनों माँ बेटी की आवाज सुनकर वहाँ प्रेमा भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप दिव्या पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? ये लड़की पता नहीं कब पेंसिल खाना छोड़ेगी। अब तो तू ही समझा इसे। मैं समझाकर थक चुकी हूँ, लेकिन इस बेअकल के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। सरला प्रेमा को अपनी बेटी को समझाने के लिए बोल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिव्या अब अपनी भाभी को भी पेंसिल खिलाने लग जाती है और प्रेमा को भी पेंसिल काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है और वो भी अपनी ननद के साथ मिलकर रोज पेंसिल खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रेमा को बार बार उल्टी होने लगती है और जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि प्रेमा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। बहू, सच में आज तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा दादी बनने वाली हूँ। भगवान तुझे सारी बुरी नजर से बचाए। प्रेमा की माँ बनने की बात सुनकर तो घर में खुशियों की जैसे बारिश ही हो जाती है। हर कोई प्रेमा के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन अब भी प्रेमा अपनी ननद के साथ मिलकर पेंसिल खाती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रेमा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो उसे घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रेमा का इलाज होने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आपकी बहू के पेट में स्टोन हो गया था, जिसके कारण इनका अबॉर्शन हो गया। क्या भाभी का बच्चा अब नहीं रहा? हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं खुद तो पेंसिल खाती थी, लेकिन मैंने ये आदत अपनी भाभी को भी लगा दी, जिसकी वजह से भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। क्या ये सब तेरी वजह से हुआ है? दिव्या पर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी वजह से दिव्या के घर वाले उसकी शादी भी करवा देते हैं और बाद में उसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं।